राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक सच्चे प्रेम की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लीला ने नैनतारा से पूछा, क्यों री, आज क्या बो रही है क्यारी में? तो नैनतारा कहने लगी, थोड़ी सी भिंडी और बैंगन। तो लीला कहने लगी, देख तो कितने बादल चढ़े हुए हैं, अभी बारिश भी आने वाली है। वैसे भी सावन का महीना है, तेरे बीज बारिश पड़ने से बिखर जाएंगे। ये टाइम थोड़ी ना है इन्हें बोने का। तो नैनतारा कहने लगी, वैसे भी जीजी, जिंदगी तो वैसे ही बिखरी हुई है, बीजों के बिखरने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो लीला कहने लगी, क्यों री नैनतारा, हमेशा ऐसी बुझी बुझी सी बातें क्यों करती है? तो नैनतारा कहने लगी, तो जीजी तुम ही बताओ, इस जेल की चार दीवारी में इंसान कैसी बातें करे? तो लीला कहने लगी, तू अपने आप को दोषी क्यों समझती है? ठीक किया तूने उसका कत्ल करके, वो इसी लायक था। मुझे देख, मैंने अपनी बेटी के बलात्कारी को काट कर रख दिया और इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। कैसे माफ कर देती उसे? उसकी वजह से तो मेरी बेटी ने फांसी लगा ली थी। तब नैनतारा बोली, जीजी तुम्हारी बात और है, मुझ में इतना दम नहीं था। तो लीला कहने लगी, दम कैसे नहीं है री? तू ये क्यों भूलती है कि सबसे पहले तू एक औरत है और एक औरत पर जुल्म होते कैसे देख सकती थी भला? जो तूने किया वो सही किया। तो दोनों सहेलियां बातें ही कर रही थी, तभी जोर की बारिश शुरू हो गई और दोनों अपनी जेल की कोठड़ी की ओर भागी। बारिश को देखकर नैनतारा का मन हर्षाने लगा। वो कुछ सोचकर मुस्कुरा उठी। तो बड़ा मुस्कुरा रही है, लीला ने फिर नैनतारा को टोका। तो नैनतारा बोली, कुछ नहीं जीजी, बस ऐसे ही। तो लीला कहने लगी, एक बात पूछूं? नैनतारा बोली, हाँ पूछो। ऐसे ही कैसे, कुछ तो मुझे बताएगी नहीं अपने मन की बात, ऐसे ही तो तू नहीं मुस्कुरा रही है। नैनतारा बोली, रहने दो ना जीजी, क्या करोगी जानकर? लीला बोली, बोलना, बता भी दे, इतना भाव क्यों खाती है? तो नैनतारा कहने लगी, बस इस बारिश में भीगने का मन कर रहा है। इस मन में कितनी आग है तुम्हें क्या पता? हो सकता है बारिश में भीगकर मन की आग ठंडी हो जाए। तो लीला बोली, तो भीग लेना, सोच क्या रही है? तब नैनतारा कहने लगी, डर सा लगता है जीजी, इतना तिरस्कार, इतना अपमान सहने के बाद अब खुश रहने से भी डर लगने लगा है। आखिर हम बेटियां जन्म ही क्यों लेती हैं? कन्या भ्रूण हत्या को खत्म नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके खत्म होने से समाज में बेटियों का तिरस्कार थोड़े ही ना बंद हुआ है। बड़े होकर जो तिरस्कार मिलता है, कम से कम उससे तो बच जाती हैं। तो लीला बोली, तो कह तो बिल्कुल सही रही है, कन्या भ्रूण बंद होने से बेटियों का तिरस्कार थोड़े ना बंद हो जाएगा। तब वह कहने लगी, नैनतारा, हम बेटियां जीते जी मरे हुए के समान होती हैं। परिवार वालों के लिए ससुराल में भी वही अपमान तिरस्कार। तो वह कहने लगी, लगता है, लीला बोली, तेरा दिमाग आज बहुत गर्म चल रहा है। तेरे साथ मैं भी भीगती हूँ, भीगने से शायद तेरा गर्म दिमाग ठंडा हो जाए। और दोनों सहेलियां बारिश में जी भर के भीगी। आज सालों बाद नैनतारा ने उसी अनुभव को जिया था जो उस दिन जिया था, जिस पल को वह आज भी भूली नहीं है। जब दोनों सहेलियां जी भर के भीग चुकी तो कपड़े बदलने के बाद अपनी कोठड़ी में जाकर बैठी। तब लीला बोली, अब सुना तू मुझे अपनी राम कहानी। नैनतारा बोली, जीजी तुम भूली नहीं हो? लीला बोली, मैं तो भाई सुनकर ही रहूंगी। तो नैनतारा कहने लगी, चलो ठीक है, तुम्हें सुनाती हूँ मैं अपनी राम कहानी। बहुत साल पहले की बात है। मोहनलाल पंत के घर में एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने नैनतारा रखा। नैनतारा का अर्थ होता है आंखों का तारा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं थी। पहली संतान, वो भी बेटी, तो ये रिश्तेदारों और समाज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होता। मेरे पैदा होते ही घर में मनहूसियत सी छा गई। वो इसलिए कि मेरी माँ बहुत ही गोरी और खूबसूरत थी और मेरी छवि मेरी माँ के बिल्कुल विपरीत थी। मेरा रंग और नए नक्श पापा पर गए थे,
तो लोगों को मौका भी मिल जाता था यह कहने का कि माँ तो इतनी सुंदर है, बेटी जाने कौन सा रूप लेकर पैदा हुई है, ना जाने क्या होगा इसका, कौन ब्याहेगा इसे। ऐसे ताने मेरे पैदा होते ही शुरू हो गए थे और यही ताने सुन सुनकर मैं बड़ी हो रही थी। यहाँ तक मेरा छोटा भाई जो मुझसे 4 साल छोटा था वो भी कहने लगा था, दीदी सुंदर नहीं है। माँ उसे कभी मना नहीं करती कि बड़ी बहन को ऐसा मत बोल, शायद दिल ही दिल में वो भी यही चाहती थी। बेटी थी तो खाने में घी की कमी, बीमार होने पर इलाज में कमी, पढ़ाई में ट्यूशन की कमी, अच्छा काम करने पर तारीफ की कमी। कमी नहीं थी घर में तो सिर्फ तानों की कमी नहीं थी, बहुत ताने मिलते थे मुझे, बात बात पर मिलते, हर बात पर मिलते। माँ साल में 2 जोड़ी कपड़े दिलवा देती थी। कोई रिश्तेदार कपड़े दे गया तो मैं उसे आने जाने के लिए बचा लेती थी। पापा के सामने सभी कभी भी चटकीले रंग के कपड़े पहन लो तो वे कहते थे कि तुम काली हो, ये रंग मत पहना करो, तुम पर सूट नहीं करता। केवल हवाई चप्पल होती थी मेरे पास पैरों में पहनने के लिए, और कभी कभी तो वो भी नहीं। ऐसा नहीं था कि पापा कमाते नहीं थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे पापा, अच्छी खासी तनख्वाह थी उनकी, गांव में जमीन भी थी जिनका गेहूं गल्ला हमारे घर आता था। 8वीं पास की तो मम्मी बोली, अब आगे पढ़कर क्या करोगी, घर के काम काज सीख लो, वही जिंदगी भर काम आने वाला है। लेकिन पता नहीं पापा कैसे मान गए मुझे आगे पढ़ने के लिए। शायद उन्हें यह डर था कुरूप लड़की की शादी कैसे होगी, अगर पढ़ लिख गई तो शायद कोई ब्याह कर ले जाएगा। लड़कियों का इंटर कॉलेज हमारे कस्बे से काफी दूर था, तो कुछ लड़कियां तो रिक्शे से जाती थीं अपनी 1-2 सहेलियों के साथ, कुछ के पिता या भाई छोड़ आते थे और कुछ साइकिल से जाती थीं। मेरे लिए तो ये कभी नहीं हो सकता था कि मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़े, या रिक्शे का किराया वो भी मेरे लिए तो कतई नहीं। तो पापा ने एक सेकंड हैंड साइकिल दिलवा दी, मैं उसी पर स्कूल जाने लगी। स्कूल का रास्ता काफी सुनसान रहता था, इक्का दुक्का बस पंचर ठीक करने वालों की दुकानें हुआ करती थीं। कभी कभी सुनसान रास्ते पर डर भी लगने लगता था। 9वीं की पढ़ाई थी तो कुछ मुश्किलें आती थीं पढ़ाई में, लेकिन पापा ने कभी ट्यूशन नहीं लगवाया। तब भी मैं कक्षा में सबसे अच्छे नंबर लेकर आती थी, और भाई को ट्यूशन होने के बाद भी पास होना मुश्किल होता था। लेकिन मैं यह सोचकर संतोष कर लेती थी कि मैं तो लड़की हूँ, वो भी बदसूरत, शायद मेरे नसीब में ना अच्छा खाना लिखा है और ना अच्छा पहनना और ना अच्छा पढ़ना। इन्हीं हालातों को तय करते हुए अब मैं 10वीं में पहुंच गई थी। 9वीं मैंने अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। स्कूल के लिए मम्मी स्टील के टिफिन में अचार और पराठे देती थी, पैसे कभी नहीं देती थी कि ये लो 2-4 रुपए भी रख लो, कभी भी नहीं। इसी तरह एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो स्कूल से केवल आधा किलोमीटर ही निकली होंगी कि रास्ते में साइकिल पंचर हो गई। अब क्या करती, मैं उसे ऐसे ही रास्ते में पैदल घसीटने लगी। पैसे भी नहीं थे कि पास में ही पंचर ठीक करवा लेती। तभी एक लड़का मेरी बगल से साइकिल पर गुजरा और आगे जाकर रुक गया। मैं उस तक जब पैदल पैदल चलते हुए पहुंची तो उसने पूछा, तुम्हारी साइकिल खराब हो गई है क्या? तो मैंने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और आगे बढ़ गई। वो फिर बोला, अरे सुनो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा, नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। वो फिर बोला, मैं तुम्हें रोज इसी रास्ते से आते जाते देखता हूँ, संकोच मत करो, आगे पंचर की दुकान है, बस थोड़ी देर में पंचर ठीक हो जाएगा, मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो बोला, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, उधार समझकर ले लो, जब तुम्हारे पास आ जाएं तो वापस कर देना। और मैं मान गई, क्योंकि इतनी दूर पैदल चलकर घर जाना वाकई मेरे बस में नहीं था। ऊपर से देर हो जाती तो माँ मेरी तकलीफ नहीं सुनती, बस ऊपर से डांटने लगती। सो मैं उसके साथ दुकान पर चली गई। उसने मेरी साइकिल ठीक करवाई, पैसे दिए, मैंने उसे थैंक यू बोला और फिर अपने घर वापस आ गई। अब वो लड़का कभी कभार मुझे उस सड़क पर मिल ही जाता
2 घड़ी बात करता, हालचाल पूछता और चला जाता। अब मुझे भी उससे बात करना अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो मुझे मेरी खामियां नहीं बताता था और मेरी तारीफ किया करता था। इसी तरह बात करते हुए हमें 1 साल हो गया था। मैं अब 10वीं के बोर्ड के इम्तिहान देकर 11वीं में पहुंच गई थी और वो मेरी ही तरह 11वीं में ही था। सावन का महीना था, काले बादल छाए हुए थे। हमारे स्कूल खुले अभी महीने भर ही हुआ था और एक रोज वो फिर रास्ते में मुझे मिल गया। मुझे घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि बारिश आने वाली थी और भीगने का भी डर था। मैं आने लगी तो वो बोला, इतनी जल्दी जा रही हो बिना बात किए? मैंने कहा, जाऊंगी नहीं तो भीग जाऊंगी। उसने कहा, रुको ना, थोड़ी देर बातें करते हैं। और मैं उसका आग्रह टाल नहीं सकी और उससे बातें करने के लिए वहां रुक गई। तभी थोड़ी देर में बहुत तेज की बारिश शुरू हो गई। मैंने अपना दुपट्टा अपने सिर पर ओढ़ लिया तो देखा दा कि उस लड़के ने भी अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला और सिर पर डाल लिया। यह देखकर मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसते हुए देखकर वह लड़का बोला, तुम हंसते हुए बहुत सुंदर लगती हो, ऐसे ही हंसती रहा करो। मुझे उसकी बात सुनकर सदमा सा लगा, क्योंकि मुझे पहली बार किसी ने सुंदर बोला था। उसने मुझे सुंदर कहा तो मैंने पूछ ही लिया, सब तो मुझे बदसूरत कहते हैं, तुमने मुझे सुंदर क्यों कहा? तो वह बोला, तुम सुंदर हो इसलिए सुंदर कहा। तो मैंने कहा, तुम झूठ कहते हो, मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूं। तो वह बोला, जो मन के अच्छे होते हैं और मन को अच्छा लगे वही सुंदर होते हैं। तभी बारिश की बूंदों की रफ्तार बहुत तेज हो गई। हम अपने ठहरने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। मैंने कहा, उस पेड़ के तले चलें वहां। तो वह कहने लगा, पागल हो क्या, बिजली गिर पड़ी तो? तब मैंने कहा, वो देखो किसी की झोपड़ी दिखाई दे रही है। उसने कहा, हाँ चलो। और हम उस जगह बारिश से छिपने के लिए वहां पहुंच गए और वहां झोपड़ी के दलान में एक बूढ़ी दादी बैठी हुई थी। मैंने कहा, अम्मा थोड़ी देर के लिए हम आपकी झोपड़ी में रुक सकते हैं? तो वह बूढ़ी दादी बोली, हाँ क्यों नहीं बेटा, बस एक काम था। तो मैंने कहा, बताइए अम्मा। वो बोली, चाय बनानी आती है? तो मैंने कहा, हाँ अम्मा आती है। तो वे बोली, फिर देर किस बात की, तीनों के लिए चाय बना ले, सब सामान चूल्हे के पास रखा है। मैं भीतर गई, मिट्टी का चूल्हा जलाया और चाय बनाने लगी। मैंने चाय बनाकर उन दोनों को दी और खुद भी पीने लगी। चाय पीते पीते हम तीनों बातें भी कर रहे थे। कुछ ही देर में बारिश बंद हो गई तो हम लोग दादी अम्मा के घर से वापस आ गए। हम ऐसे ही मिलने लगे। मिलना रोज तो नहीं हो पाता था, क्योंकि कभी उसे देर हो जाती तो कभी मैं जल्दी निकल जाती थी, लेकिन ज्यादातर मिलना हो ही जाता था। हम सुनसान सड़क पर 2 घड़ी खड़े होकर बात कर लेते थे। बस ऐसे ही 11वीं वाला साल भी बीत गया और हम 12वीं में आ गए। तब भी सावन का महीना था। मुझे पता चला कि कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे 2 दिन तक स्कूल नहीं जाने दिया गया। मुझे मेरी माँ ने नई सलवार कमीज दिलवाए और उन्हें पहनकर मैं लड़के वालों के सामने पहुंची। लड़के वालों ने मुझे पसंद कर लिया तो मेरे पापा धन्य हो गए। वो इसलिए कि उनकी बदसूरत लड़की की नैया जो किनारे लग चुकी थी। लेकिन लड़के ने जिस तरह से मुझसे बात की तो लड़का मुझे पसंद नहीं आया। ऊपर से उम्र में भी मुझे वो बड़ा दिख रहा था। पता नहीं क्या सोचकर उस लड़के ने मुझे पसंद किया था। बिना कारण कोई बदसूरत लड़की को अपनी दुल्हन क्यों बनाएगा? भला यही बात मेरे दिमाग में गूंजती रही। मेरा लड़के वालों की तरफ से पसंद किया जाना था कि बस पापा ने ऐलान कर दिया कि अब यह स्कूल नहीं जाएगी, 12वीं के पेपर घर पर पढ़ाई करके ही दे देगी। हो सकता है कि कार्तिक या अगहन मास तक लड़के वाले विवाह के लिए कह दें। मैं बिल्कुल सहम गई, क्योंकि घर में कैद ही रहती थी। स्कूल जाने के बहाने कुछ देर खुली हवा में सांस ले लेती थी तो अब मेरे पर कटने वाले थे। तब मैंने माँ से कहा, माँ एक दिन तो स्कूल जाने दो, मैं अपनी सहेलियों से मिलकर पूरी बात बता दूं। तब माँ बोली, ठीक है जा, एक दिन के लिए स्कूल चली जा, लेकिन शादी वाली बात सहेलियों से मत कहना, नहीं तो पूरे कस्बे में शोर मच जाएगा। मैंने कहा, ठीक है माँ।
और उस दिन मैं स्कूल गई, सभी सहेलियों से आखिरी बार मिली। सावन का महीना था, आए दिन बारिश होती रहती थी। स्कूल से लौटते समय आज फिर बारिश के आसार नजर आ रहे थे। जैसे ही थोड़ी दूर चली तो हल्की हल्की बारिश होने लगी। आज भी आशीष मिला। उस लड़के का नाम आशीष था। मैंने उसे अपनी शादी वाली बात बता दी तो वो बोला, नैनतारा, अब फिर कभी भी हमारी मुलाकात नहीं होगी। मैंने कहा, शायद कभी नहीं। और फिर वह जोर की वहाँ बारिश शुरू हो गई। उसने कहा, अब मैं घर जाता हूँ। मैंने कहा, ऐसी बारिश में कहाँ जाओगे, बिजली ना गिर जाए। तो वो बोला, नैनतारा, बिजली तो गिर चुकी है। फिर उसने मेरे माथे को चूमा और अपनी साइकिल पर बैठकर घर निकल गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। मैं उस दिन पूरे रास्ते रोते रोते घर पहुंची। मैं उस दिन साइकिल पर बैठकर घर नहीं आई, उसे पैदल ही घसीटते हुए घर तक आई। शायद खुद को सजा दे रही थी आशीष का दिल दुखाने के जुर्म में। माँ ने पूछा कि तेरी आंखें लाल क्यों हैं? तो मैंने कहा, शायद पानी, बारिश का जो पानी है वो मेरी आंखों में चला गया, जिसके कारण आंखें लाल हो गई हैं। उस समय केवल मैं अकेला रहना चाहती थी। मैं गीले कपड़े बदलकर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई और आशीष के बारे में सोचने लगी। मैंने सोचा, कहीं वो मुझे चाहने तो नहीं लगा। फिर सोचा, मैं खूबसूरत होती तो ये बात सोच भी सकती थी। कोई लड़का मुझे चाह सकता है, मुझ जैसी बदसूरत को भला कौन चाहेगा। उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी, शायद इसलिए उसका व्यवहार ऐसा था। आज मैंने ऐसी आड़ी टेढ़ी अटकलें लगाकर अपने दिल को समझा लिया। अब घर पर मेरे दिन काटे नहीं कटते। पढ़ती भी थी तो कितनी देर, किस लिए? इसलिए घर के कामों में माँ का हाथ बढ़ाने लगी। माँ का हाथ बटाती और माँ कहती, नए नए काम सीख लो, क्योंकि शायद अब मेरी किस्मत में यही लिखा था, घर के काम। घर के कामकाज करती धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कार्तिक मास में मेरी सगाई हो गई और अगहन में विवाह होना तय हो गया। विवाह की खरीदारियां शुरू हो चुकी थी। पापा ने मेरे विवाह के लिए बहुत दहेज जुटा लिया था। उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं होने दी, क्योंकि उनकी बेटी बदसूरत जो थी। तो कोई ये ना कहने लगे कि बेटी में खोट है और साथ में दहेज में भी खोट है। लेकिन मेरे लिए मम्मी पापा ने ज्यादा कुछ नहीं दिलाया। उन्होंने केवल अपने दामाद और उसके घर वालों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी चीजें ली। मेरी शादी का वो मनहूस दिन भी आखिर आ ही गया, इसलिए कि उस दिन के बाद ही मेरी जिंदगी में असली मनहूसियत आई थी। मैं दुल्हन तो बनी, लेकिन मेरे चेहरे पर वो रौनक और खुशी नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होती है। ब्याह की सारी रस्में पूरी हुई। 17.5 साल की उम्र में मुझे उस क्रूर इंसान के साथ भेज दिया गया। ससुराल में भी सभी रस्में निभाने के बाद जब मुझे तैयार करके सुहाग सेज पर बिठाया गया, सभी औरतें खी करके मुझे अकेला छोड़कर चली गईं। आधी रात बीत जाने के बाद जब मेरे पति नहीं आए तो मैं सो गई। सुबह चिड़ियों की चींची ने मुझे जगाया तो मैं तैयार होने लगी। तैयार होकर मैंने सास ससुर के पैर छुए तो सासू माँ बोली, रसोई में चलो, तुमसे रसोई की पूजा करवा लेती हूँ। और मैं एक कठपुतली की भांति उनके पीछे पीछे चलने लगी और उनके कहे अनुसार कार्य करने लगी। फिर वो बोली, पहले चाय बना ले, फिर कुछ मीठा बना लेना। मैंने कहा, ठीक है माँ जी। फिर उन्होंने कहा, कल रात वीरेंद्र नहीं आया था क्या? मैंने सिर हिलाकर ना में जवाब दे दिया कि नहीं, वो रात में नहीं आए। फिर वे बोली, हाँ, सुंदर दुल्हन होती तो न रुकता बाहर, तेरे जैसी क्रूप के पास आकर करेगा भी क्या भला। मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई, तेरे बाप ने तो हमें ठग लिया। अब ये सुनकर तो ऐसा लगा कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मैं कुछ नहीं कर पा सकी। मन और दिल पर काबू रखकर मैंने आलू की तरी वाली सब्जी और पूरियां और हलवा बनाया। सास और ससुर को परोसा। सास तो कुछ नहीं बोली और ना ही कोई तारीफ की, लेकिन ससुर जी मुझसे कहने लगे, बहुरिया, खाना तो बहुत अच्छा बना लेती हो, ये लो मेरी तरफ से 1001 का सगुन।
शगुन लेकर मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची, और सिर पर हाथ भी रखा। मैं खुशी से निहाल हो गई, क्योंकि ये दूसरे इंसान थे जिन्होंने मेरी तारीफ की थी। मैंने गैर मन से सासू माँ के भी पांव छू लिए। फिर अपना खाना परोसकर मैं अपने कमरे में ले आई और खाने लगी। तभी बाहर के गेट का दरवाजा खुलने की आवाज आई। शायद मेरे पति लौट आए थे। माँ बेटे में कुछ बातें हुई और वो दनदनाते हुए गुस्से में कमरे में घुसे और मुझे जोर का एक थप्पड़ जो रसीद कर दिया। मेरे गाल पर इतनी तेज थप्पड़ मारा कि मैं सीधे बिस्तर से नीचे जा गिरी और गाल पकड़कर बैठ गई। मैं चुप थी, क्योंकि मुझे मेरा अपराध समझ में नहीं आ रहा था। मैं ये सोच ही रही थी कि मेरे पति ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तभी मेरे पति ने मेरे बाल पकड़े और मुझे खड़ा करके पूछा, तूने माँ को क्या बताया कि रात में घर नहीं लौटा? तो उन्होंने पूछा था तो मैंने बताया कि उन्होंने पूछा था तो मैंने हाँ में सिर हिलाकर बता दिया। तो उन्होंने मुझे जोर का धक्का दिया और एक बार फिर से मैं जमीन पर गिर पड़ी। वे फिर से बाहर चले गए। तो ये थे मेरे पति वीरेंद्र से मेरी पहली मुलाकात। फिर ये सिलसिला ऐसे ही लगातार चलने लगा। वे रात रात भर घर से गायब रहते और कभी लौटते तो कभी नशे में, बिल्कुल धुत, तो कभी मारते तो कभी पीटते। फिर कभी कभी वे बिना भावों का शुष्क सा मिलन जो मुझे अंदर तक तोड़ देता। मेरी आत्मा करहा उठती थी। मैं मन ही मन चीखती चिल्लाती, लेकिन मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं आता। मैं पल पल मर रही थी। जीती भी तो किसके लिए? ऐसा कौन था जो मुझे समझता? कभी कभी ससुर जी जरूर मेरा दुख भांप जाते। मेरे चेहरे पर लगे चोट के निशान देखकर वे केवल शर्मिंदगी से अपना चेहरा छुपा लेते। शायद ये कहना चाहते हो कि मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने ही ऐसी संस्कारहीन औलाद पैदा की है। कभी कभी मुझे मायके भी छोड़ आया जाता, मेरा वहाँ भी दिल नहीं लगता। माँ कभी ये ना पूछती कि बेटी तू अपने ससुराल में खुश है या नहीं। पापा को तो मैं हमेशा खटकती थी, कुरूप थी, और मेरी पढ़ाई भी अब छूट गई थी। मैं 12वीं पास नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पति नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढूं, इसलिए 12वीं के इम्तिहान देने नहीं गई। जिंदगी यूं ही चल रही थी कि मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हर औरत को सुनकर ये खुशी होती है, लेकिन मैं दुखी थी। जिस होने वाले बच्चे का बाप उसकी माँ की कद्र नहीं करता हो तो उसकी कैसे करेगा। ससुर जी ने खूब दौलत कमाई थी, गांव में खूब जमीन जायदाद थी। इकलौता बेटा माँ के सानिध्य में रहकर बिगड़ गया था। आवारा और गुंडे लोगों के साथ उसकी दोस्ती थी। माँ का साथ पाकर बेटा बिगड़ गया था। फिर भी माँ को अपने लाडले पर बहुत गर्व था। गर्भ के 2 महीने हुए थे कि मेरी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो बोली कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। कम उम्र में माँ बनने पर ऐसा ही होता है। घर में कोई काम करना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है और बच्चे को भी। तो ये सुनकर सासू माँ ने एक 15-16 साल की लड़की को काम पर रख लिया। मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, क्योंकि शायद मैं ही नहीं चाहती थी कि मैं ठीक हो जाऊं। मेरा मन छलनी था, मेरी मनोदशा बिगड़ी हुई थी। मैं कैसे ठीक रह सकती थी? भला डॉक्टर के मना करने पर भी मेरा पति मेरे करीब आता और वो अपनी मर्जी के बिना। सो मैं सोचती थी कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। फिर एक दिन शायद मेरी हताशा और निराशा देखकर मेरे गर्भ में पल रहा जीव स्वयं ही मुझे छोड़कर अपनी दुनिया में वापस लौट गया। मैंने राहत की सांस ली। चलो अच्छा हुआ उसे मुक्ति मिल गई। मैं असहाय माँ उसकी कैसे रक्षा कर पाती? शायद उसने ही यह सोचा होगा, इसलिए चला गया। मन ने सोचा कि मुझे भी संग ले जाता तो कितना अच्छा होता, तेरी माँ को भी मुक्ति मिल जाती तेरी तरह। लेकिन तू भी और लोगों की तरह निर्मोही निकला रे। तू भी नहीं समझा अपनी माँ का दर्द और अकेले ही चला गया। जब मेरी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो सासू माँ ने सुक्को को काम से नहीं हटाया। सुक्को बेचारी बहुत अच्छी थी, 15-16 साल की थी, लेकिन काम बहुत करती थी।
सासू माँ उसे दिन भर काम पर लगाए रखती थी। देखने में भी सुंदर थी। उसकी भाषा में सुंदरता को जो चोखी कहते हैं, इसलिए उसे चुखो और सुखो दोनों कहने लगे। उसके सुंदर होने पर उसका ये नाम पड़ गया। सुखो वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझसे बातें करके मेरा मन बहलाती रहती। उससे बात करके मुझे भी अच्छा लगता था। उसकी हंसी दिन भर पूरे घर में गूंजती रहती थी। लेकिन मेरी सासू माँ उसे बात बात पर टोकती और कहती, नौकरानी है, औकात में रहा कर, तेरा हंसना बोलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सासू की बात सुनकर वो बेचारी चुप हो जाती, लेकिन उसके जाने के बाद फिर वैसी की वैसी हो जाती और हंसने लगती, बोलने लगती। वो रहती थी घर में तो मैं भी खुश हो जाया करती थी। मुझे उसके रहने पर अच्छा लगता था। मैं उसके आने का रोज इंतजार करती थी। मेरे पति वीरेंद्र जब कभी घर में होते तो बेचारी सुक्को मेरे पास बैठी रहती। घर के और काम नहीं करती। कहती, मुझे साहब से डर लगता है, उनकी निगाहें अच्छी नहीं हैं। उसकी बात को अनदेखा मैं कर देती, लेकिन मैं ये भूल जाती थी कि मेरा पति एक नंबर का आवारा किस्म का इंसान है। उसकी संगत भी तो अच्छी नहीं थी। आए दिन दूसरी औरतों के पास भी तो जाता रहता था। मुझे तो कभी कभी अपने माँ बाप की पसंद पर अफसोस होता था। कैसे उम्र दराज और बदचलन इंसान के साथ उन्होंने मुझे बांध दिया था। मैं सुंदर नहीं थी तो क्या ये सजा चुनी थी उन्होंने मेरे लिए? इतना ही अकर रही थी तो किसी कुएं में धकेल देते या जहर देकर मार देते, लेकिन ऐसे जल्लाद के साथ मुझे क्यों ब्याह दिया? फिर एक दिन मेरे पति वीरेंद्र ने सुक्को को अकेला पाकर उसे बाहों में जकड़ लिया। यह सब मेरी सासू माँ ने देखा तो उन्होंने वीरेंद्र को मना किया। माँ की बात वीरेंद्र ने मान ली और सुक्को से कहा कि मुझे ये बात कभी भी ना पता चले। लेकिन सुक्को ने मुझे सब कुछ रोते हुए बताया और मैं मूर्ख चुपचाप उस अन्याय को सुनकर चुप्पी लगा गई। ऐसी ओछी हरकत के लिए मुझे वीरेंद्र को लताड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक दोपहर को मैं सोई हुई थी। सास ससुर कहीं गए हुए थे। सुक्को अपना काम कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो सुक्को ने मुझे बिना जगाए चुपचाप दरवाजा खोल दिया। वीरेंद्र कहीं से लौट कर आया था और नशे में था। सुक्को को देखते ही उसकी लार टपकने लगी। उसने चुक्को से कहा, एक गिलास ठंडा पानी लेकर बैठक वाले कमरे में आओ। सुक्को ने कहा, मैं भाभी को जगा देती हूँ, वो सो रही हैं। तो वीरेंद्र बोला, उसे जगाने की जरूरत नहीं है, तू एक गिलास पानी मुझे नहीं दे सकती? सुक्को बोली, लाती हूँ। और जैसे ही सुक्को पानी लेकर पहुंची, वीरेंद्र ने झट से उसका मुंह बंद करके दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। मुझे बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चला। वो सुक्को के साथ कुकृत्य करता रहा और मैं सोती रही। जब मैं जागी तो बहुत देर हो चुकी थी। मुझे कुछ आवाज आई तो मैं उस तरफ गई। बैठक की खिड़की से देखा तो सुक्को अस्त व्यस्त पड़ी थी और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, जिससे वो चीख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वीरेंद्र ने मुझे नहीं देखा कि मैंने खिड़की से सब कुछ देख लिया था। मैं देखते ही सब समझ गई और रसोई की ओर भाग कर गई। तेज धार वाला हंसिया उठा लाई और जैसे वीरेंद्र ने दरवाजा खोला, मैंने उस हंसिये से उसकी जो गर्दन पर वार कर दिया। गर्दन तो नहीं कटी, लेकिन बची भी नहीं। वीरेंद्र की गर्दन से खून की पिचकारी बह निकली। मैंने डॉक्टर को नहीं बुलाया और उसे वहीं तड़पने दिया। सुक्को से कहा कि तू जल्दी से अपने घर भाग जा। वो चली गई। इधर वीरेंद्र ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सास ससुर लौट आए। बेटे की हालत देखकर माँ चीख पड़ी और मुझसे पूछा, ये कैसे हुआ? मैंने सारी सच्चाई बता दी। सास ने फौरन पुलिस बुलाई और मुझे जेल जाना पड़ा। दूसरे दिन ससुर जी मुझसे मिलने जेल आए और खबर दी कि रात को सुक्को ने फांसी लगा ली। और मैं यह सुनकर वहीं धम से जमीन पर बैठ गई। बहुत कष्ट हुआ मुझे यह सुनकर कि फिर ससुर जी बोले, तू घबरा मत बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। तूने कुछ गलत नहीं किया। एक पापी को उसके पाप की सजा दी है।
उसकी बातों से मुझे तसल्ली मिली, लेकिन सासू माँ मुझसे मिलने कभी जेल में नहीं आई। मैं उनके इकलौते बेटे की कातिल जो थी। माँ पापा भी मुझे जेल में मिलने आए और वैसे ऐसा कह सकते हैं कि मुझे जलील करने के लिए आई थी। माँ कहने लगी थी, कलंकनी, तूने तो हमारे खानदान में जन्म लेकर हमारे खानदान पर ही दाग लगा दिया, अपने सुहाग की हत्या कर दी। तुझे शर्म नहीं आई कलंकनी, अपने ही पति को खा गई। और ऐसा करते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे, कलेजा नहीं फटा तेरा, हम तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते। और आज के बाद तू हमारे लिए मर गई और अपनी मनहूस सूरत फिर कभी हमें मत दिखाना। और इतना कहकर दोनों चले गए। वैसे मुझे उनसे आशा भी यही थी। जब अच्छा कर रही थी तब भी मैं उनके लिए बुरी थी, और अब तो बुरा किया था तो उनके लिए बुरी अच्छी कैसे हो सकती थी। अब 5 साल होने को आए, जेल में बंद हूँ। कोई भी वकील मेरा केस लड़ने को तैयार नहीं है। तो लीला जी सुन ली मेरी राम कहानी? नैनतारा ने कहा। तो लीला बोली, हाँ सुन ली, बहुत ही दर्द झेला है तूने नैनतारा। एक बात तो बता, तेरी शादी को कितने साल हुए? तो नैनतारा बोली, यही कोई हो गए होंगे लगभग 7 साल से ऊपर। तो लीला ने पूछा, तो अभी तेरी उम्र क्या होगी? तो नैनतारा बोली, 17.5 में शादी हो गई थी। जोड़ा जाए तो मेरी उम्र यही कोई 24-25 रही होगी। तो वो कहने लगी, लीला, मतलब तूने अपनी इतनी सी उम्र में इतने दुख झेल लिए? तो नैनतारा बोली, बस जीजी, जिंदगी है, ऐसे ही चलती रहती है, हमारे अनुसार थोड़े ही चलेगी। तभी एक लेडी हवलदार उनकी कोठड़ी में आकर बोली, तुम में से नैनतारा कौन है? जेलर साहब किसी केस के सिलसिले में तुमसे बात करना चाहते हैं। नैनतारा बोली, क्या होगा बात करके जब कोई वकील मेरा केस लड़ने को तैयार ही नहीं है। और हवलदार बोली, तब भी मिल लो उनसे, उन्होंने कहा। और नैनतारा जेलर साहब के पास चली गई। तो नैनतारा जेलर साहब कहने लगे, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तो नैनतारा ने पूछा, वो क्या साहब? तो जेलर साहब बोले, तुम्हारा केस मेरे एक जान पहचान के वकील लेने को तैयार हो गए हैं, बाहर बैठे हैं, कहूँ तो बुलाऊं? तो नैनतारा बोली, मेरा केस बहुत पेचीदा है साहब, वो सुन लेंगे तो इनकार कर देंगे। जेलर साहब बोले, एक बार मिलने में क्या हर्ज है, देखो तो ऐसी बारिश में भी तुमसे मिलने आ गए। नैनतारा बोली, तो फिर अंदर बुला लीजिए। जेलर साहब ने आवाज़ दी, वकील साहब जरा अंदर तशरीफ ले आइए। वकील साहब जैसे ही भीतर दाखिल हुए तो उन्होंने नैनतारा को देखा तो हैरान रह गए और बोल पड़े, नैनतारा तुम, वो भी इतने दिनों बाद? नैनतारा भी हैरान थी अपने पुराने दोस्त आशीष को देखकर। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों की आंखें भर आईं। मौके की नजाकत को देखते हुए जेलर साहब बोले, लगता है आप लोगों को अकेले में बात करने की जरूरत है। और उन्होंने कुछ देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दिया। दोनों ने जी भर के बातें की। नैनतारा ने अपनी कहानी आशीष को सुनाई। आशीष बहुत दुखी हुआ उसकी कहानी सुनकर। फिर नैनतारा ने पूछा, और तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है आशीष? तुमने शादी की या बस यही वकालत चल रही है? तो आशीष कहने लगा, बस यही वकालत चल रही है, और शादी तो मैं जिंदगी भर करने वाला नहीं हूँ। तो नैनतारा ने पूछा, लेकिन क्यों, शादी क्यों नहीं करने वाले थे? तब आशीष बोला, क्योंकि कोई थी जिसे मैं पसंद करता था, लेकिन उसके मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद मैंने शादी नहीं करने का फैसला लिया। नैनतारा ने पूछा, कौन थी वो? तो आशीष बोला, तुम्हें तो सब मालूम है, ऐसी ही बारिश का दिन था जब वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। नैनतारा ने पूछा, तुम सच में मुझे चाहने लगे थे आशीष? तो आशीष बोला, मेरी आंखों में तो देखती कभी। तो नैनतारा बोली, लेकिन अब तो सब कुछ बिगड़ गया है, मैं तुम्हारे काबिल भी नहीं रही, एक खूनी हूँ। अब तो तुम मुझे अपना दोस्त बनाना भी पसंद नहीं करोगे। तो आशीष बोला, कुछ नहीं बिगड़ा है नैनतारा, हम
अब भी एक हो सकते हैं। मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। तो नैनतारा बोली, लेकिन ऐसा कैसे होगा, मैं तो जेल में हूँ। तो आशीष बोला, मैं तुम्हें छुड़ाने की पुरजोर कोशिश करूँगा, और वैसे भी तुम निर्दोष हो, और तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जगह कोई और भी संवेदनशील इंसान होता तो ऐसा ही करता। और ऐसे ही दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। दोनों एक निष्कर्ष पर पहुंचे। आशीष ने नैनतारा का केस लड़ा और नैनतारा के ससुर ने नैनतारा के पक्ष में गवाही दी, जिससे नैनतारा को केवल 2 महीने की सजा हुई और कुछ दिनों बाद वो जेल से बाइज्जत बरी हो गई। लीला भी खुश थी नैनतारा की रिहाई से। वो भी जेल से बाहर निकली तो आशीष उसका इंतजार कर रहा था। तभी उस दिन की तरह तेज बारिश शुरू हो गई और आज इतने दिनों के बाद फिर आशीष ने नैनतारा के माथे को चूमा। दोनों आज फिर मिल गए। आज फिर से नैनतारा की जिंदगी में बरखा बाहर लौट आई थी। आज नैनतारा की जिंदगी में फिर से जीने की तमन्ना जग उठी थी और दोनों का सच्चा प्रेम जीत गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।